माना जाता था कि ह्यूमंस अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर कर चुका है और अर्थ पे कोई लैंड नहीं बचा डिस्कवर करने के लिए। लेकिन 2017 में एक ऐसा कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ। ये कॉन्टिनेंट हमारे सामने तो था लेकिन हमने कभी इसे डिस्कवर नहीं किया था। ये 90% पानी के अंदर है। इस नए कॉन्टिनेंट का नाम है ज़ीलैंडिया। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का साइज 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडिया के साइज से भी बड़ा है और मोस्टली ये ओशन के अंदर है। सिर्फ कुछ ही हाई पीक एरियाज ओशन के बाहर है, जिसे आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड कहते हैं, जो न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और कुछ छोटे मोटे और आइलैंड्स बनाता है इस रीजन में। लेकिन हम तो ये भी मानते हैं कि एक कॉन्टिनेंट पानी के बाहर होता है या पानी के ऊपर होता है, अंदर नहीं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक कॉन्टिनेंट इस धरती के क्रस्ट का एक ब्लॉक है और ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट पानी के ऊपर हो। हर कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा हिस्सा पानी के अंदर होता है। ज़ीलैंडिया के केस में काफी सारा हिस्सा ज़ीलैंडिया का पानी के अंदर है और हम इसे एक ओशन फ्लोर मानते हैं या ओशन के ही ग्राउंड मानते अगर हम इस अंडर वाटर कॉन्टिनेंट के केमिकल को स्टडी नहीं करते। इस लैंड में जो केमिकल्स मिले हैं, स्पेशली मैग्नीशियम और आयरन, पानी के अंदर के कॉन्टिनेंट में दो केमिकल्स ऐसे मिले जो साइंटिस्ट को मजबूर किया कि इसे एक कॉन्टिनेंट घोषित किया जाए। और सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो काफी अलग और विजिबली सेपरेट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्रस्ट से। लेकिन ज़ीलैंडिया हमेशा से पानी के अंदर भी नहीं था। आज से करीब 85 मिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था अर्थ पे, जिसका नाम था गोंडवाना, और ज़ीलैंडिया भी गोंडवाना का ही पार्ट था। और जब ज़ीलैंडिया इस बड़े कॉन्टिनेंट से अलग होता है तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सी क्रिएट करता है जिसका नाम है टैस्मैन सी। और फाइनली ज़ीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी अलग हो जाता है करीबन 60 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन फिर फाइनली 35 मिलियन ईयर्स अगो जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुए तब ज़ीलैंडिया पानी के अंदर आ गया। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कैसे करते हैं और इनका क्या इफेक्ट होता है अर्थ पर? क्रस्ट के मूव होने से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से टकराती है और ज्यादातर ओशन के जो क्रस्ट होते हैं वो मोस्टली लैंड क्रस्ट के नीचे डेल्व करते हैं, जिसकी वजह से वोल्केनो इरप्शन और अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और हमारे पूरे प्लेनेट में जो सबसे ज्यादा खतरनाक वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है वो पैसिफिक ओशन में होती है और इस पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। 90% दुनिया का अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी इसी फायर रिंग के अंदर होती है। नंबर्स में देखा जाए तो 540 वोल्केनिक एक्टिविटीज है जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिनमें से 328 तो सिर्फ पैसिफिक रीजन में ही है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट रूपर्ट सदरलैंड का कहना है कि इन वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही न्यूजीलैंड का क्रिएशन हुआ। जब क्रस्ट के स्लैब्स ओवरलैप करते हैं, इसी दौरान ज़ीलैंडिया में 3 किलोमीटर का एक पहाड़ बन जाता है और बाकी का 95% लैंड मास पानी के अंदर डूब जाती है। लेकिन ज़ीलैंडिया इतना गहरा भी नहीं है पानी के अंदर। बहुत सारी जगह पे ज़ीलैंडिया का सरफेस सिर्फ 1 किलोमीटर ही पानी के अंदर है और माना जाता है कि ज़ीलैंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स भी है जो अभी पानी के अंदर है। और उनमें से सबसे बड़ा माउंटेन रेंज का नाम है लॉर्ड होवे राइज, जो 2500 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है। और ज़ीलैंडिया का सेकेंड पार्ट जिसे चैलेंजर प्लेटो भी कहते हैं, जब ज़ीलैंडिया बड़े कॉन्टिनेंट से अलग हुआ सबसे पहले यही पार्ट पानी के अंदर गया। और ये 500 किलोमीटर स्क्वायर का स्ट्रिप एक स्ट्रेट लैंड है, मतलब कि यहाँ पे कोई माउंटेन या कोई हिल नहीं है। अगर यही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव नहीं करते 50 मिलियन साल पहले तो शायद अर्थ आज के टाइम में काफी सेफ होता, कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, कोई अर्थक्वेक नहीं होता और सुनामी आने के भी चांसेस बहुत कम होते। 2004 में जब इंडियन ओशन में एक सुनामी आया जहाँ इंडिया को बहुत सारा लॉस भी फेस करना पड़ा, उसके पीछे का रीजन भी अर्थक्वेक था। लेकिन दूसरे साइड में हम लोग लकी भी हैं क्योंकि ये 50 मिलियन साल पहले हुआ था जहाँ होमोसेपियंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। और अगर हम होमोसेपियंस तब के टाइम एग्जिस्ट करते और कॉन्टिनेंट्स ऐसे अलग होते तो शायद हम उस चीज को सरवाइव ना कर पाते। हालांकि मैं ये बता दूं कि टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी मूव कर रहे हैं और वोल्केनोज अभी भी एक्टिव है, लेकिन ये उतना एग्रेसिव नहीं है जितना 50 मिलियन साल पहले हुआ करता था। अब पैसिफिक में जो रिंग ऑफ फायर है उसका टोटल साइज 40,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये हमारे अर्थ के इक्वेटर के बराबर है। और इस रिंग ऑफ फायर के अंदर जो सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन है एंडीज में है, जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। और इस माउंटेन का हाइट 6,893 मीटर्स लॉन्ग है। लकीली ये तो अभी शांत है, कभी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कभी नहीं हो सकता। साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में यहाँ पे बहुत बड़ा वोल्केनिक एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन आता है वो मैक्सिको में है, जिसकी हाइट है 5,426 मीटर्स और इसे
सबसे खतरनाक और एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन माना जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस माउंटेन के आसपास 20 मिलियन के आसपास यहाँ लोग रहते हैं, और एक एक्सीडेंट के केस में इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट करना या वहां से निकाल के किसी सेफ जगह पे पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अलास्का के पास अल्यूशन ट्रेंच में कम से कम 52 वोल्केनिक माउंटेन्स है, लेकिन ये काफी इनएक्टिव है। दुनिया का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक अलास्का में ही आया था, और रीजन इन्हीं माउंटेन्स की सडन वोल्केनिक इरप्शन की वजह। और इसी तरह अगर हम पैसिफिक के दूसरी साइड में देखें तो बाकी के वोल्केनिक माउंटेन्स जापान के आसपास, चाइना के आसपास भी लोकेटेड है। जापान में सबसे बड़ा इनएक्टिव वोल्केनिक माउंटेन का नाम है माउंट फूजी। लास्ट टाइम ये माउंटेन 17th सेंचुरी में एरप्ट हुआ था। अब आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि आखिर अर्थ के क्रस्ट मूव क्यों करते हैं। इन्हीं मूवमेंट की वजह से अर्थ क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है, जिसका मतलब कहीं पे कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं और कहीं पर कॉन्टिनेंट्स डूब रहे हैं, और इसी मूवमेंट के कारण काफी सारे एनिमल्स का एवोल्यूशन भी हुआ। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हमें ज़ीलैंडिया पानी से बाहर कभी ऐसा एज अ कॉन्टिनेंट देखने को मिल सकता है? वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।